नमस्कार दोस्तों। आज है 5 मई 2021। आज की डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ऑन विच डेट कोल माइनर्स डे इज सेलिब्रेटेड। कोयला खदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 4 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कोल माइनर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 4 टू रिकॉग्नाइज द हार्ड वर्क ऑफ सम ऑफ द ग्रेट अनसंग हीरोज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान में जो कोल माइनर्स थे उनके हार्ड वर्क को एप्रिसिएट करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए कोल माइनर्स डे 4 मई को मनाया जाता है। और 4 मई को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी 4 मई को ही मनाया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड अस्थमा डे मई महीने के सेकेंड ट्यूसडे को मनाया जाता है। मई मंथ के सेकेंड ट्यूसडे को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। और इस बार मई महीने का सेकेंड ट्यूसडे 4 मई को था, तो 4 मई को ही मनाया गया वर्ल्ड अस्थमा डे। और वर्ल्ड अस्थमा डे 2021 का थीम था अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन वर्ल्ड अस्थमा डे 2021 का थीम था। तो आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द फरवरी मंथ। इसके पहले मार्च और अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट डेज मैंने 4 मई की क्लास में करवा दिए थे। तो आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द फरवरी मंथ। तो 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी को होता है कैंसर डे, 10 फरवरी को होता है वर्ल्ड पल्सेस डे, 13 फरवरी को होता है रेडियो डे, 20 फरवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, 21 फरवरी को होता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे और 28 फरवरी को होता है नेशनल साइंस डे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्टिंग चेयरपर्सन रिसेंटली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्ति हुई है प्रफुल्ल चंद्र पंत की, पीसी पंत की। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में जो अदर ऑप्शंस गिवन थे, एच.एल. दत्तू, के.जी. बालाकृष्णन, ज्योतिका कालरा। तो एच.एल. दत्तू जी इसके पहले एनएचआरसी के चेयरमैन थे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन हैं ये एच.एल. दत्तू। के.जी. बालाकृष्णन ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं और ये भी ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। एच.एल. दत्तू भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, इंडिया के सीजेआई रह चुके हैं, एच.एल. दत्तू साहब भी और के.जी. बालाकृष्णन साहब भी। और ज्योतिका कालरा जी इस टाइम पर ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर हैं। ठीक है, तो एक्टिंग चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है प्रफुल्ल चंद्र पंत को। ये पीसी पंत जी कौन है? पीसी पंत जी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं पीसी पंत। और ये मेघालय हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। यह एक जज होने के अलावा एक अच्छे ऑथर भी हैं। तो यहाँ पे जिक्र आया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, एनएचआरसी का। तो एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एक सांविधिक निकाय है। एक एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में अंतर मालूम होगा। ऐसी बॉडीज जिसका जिक्र भारतीय संविधान में है उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय। और ऐसी बॉडी जो भारत के संविधान में तो नहीं है, किसी एक्ट के माध्यम से उनकी स्थापना हुई है, उनको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी या हिंदी में कहते हैं सांविधिक निकाय। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर बाय कोटक महिंद्रा लाइफ। कोटक महिंद्रा लाइफ के मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर किसका नॉमिनेशन हुआ है, किसको अपॉइंट किया गया है? तो महेश बाला सुब्रमण्यम को नॉमिनेट किया गया है, इनको अपॉइंट किया गया है कोटक महिंद्रा लाइफ के मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन में दिनेश कुमार खारा का नाम है। दिनेश कुमार खारा जी एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन हैं। अरुंधति भट्टाचार्य ये एसबीआई की पूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं। ठीक है, ये पहली महिला थी जो कि एसबीआई का चेयरमैन बनी थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनने वाली पहली महिला थी अरुंधति भट्टाचार्य। और संदीप बख्शी ये वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिक्र आया है कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा का। तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसके फाउंडर एमडी सीईओ उदय कोटक हैं और इसके चेयरमैन प्रकाश अपटे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड reduced the integrated goods and services tax on the import of oxygen concentrators for personal use from 28% to
वित्त मंत्रालय ने ऑक्सीजन सांद्रक के आयात पर एकीकृत माल और सेवा कर को 28% से घटा करके कितना कर दिया है? तो ये 12% कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर जो IGST लगती थी, मतलब इंटीग्रेटेड GST लगती थी, उसको 28% से घटा करके 12% कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे GST टर्म आया है। हम सबको मालूम है कि GST के 3 कंपोनेंट होते हैं। CGST इसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST काउंसिल एक होती है। GST काउंसिल की स्थापना हुई कब? जब भारत के संविधान में 101वां संशोधन किया गया। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में भारत के संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, आर्टिकल 279A। तो 279A में कहा गया है कि भारत में एक GST काउंसिल होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज एन एथलीट एम्बेसडर फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन एम्ड एट प्रिवेंटिंग कंपटीशन मैनिपुलेशन। प्रतियोगिता के हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए इसे एथलीट राजदूत के रूप में नामित किया गया है। तो नामित किया गया है PV सिंधु को और मिशेल ली को। PV सिंधु भारत की एक बैडमिंटन प्लेयर है, मिशेल ली कनाडा की बैडमिंटन प्लेयर है। तो दोनों को नॉमिनेट किया गया है, दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC एक नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर लुसेन में है। लुसेन स्विट्जरलैंड की एक सिटी है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फाउंडर थे पियरे डी कॉबर्टिन एंड डेमेट्रियस विकेलेस। 2 पर्सन थे, पियरे डी कॉबर्टिन और डेमेट्रियस विकेलेस। इन दोनों ने मिलकर के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फाउंडेशन रखा और इसकी स्थापना 1894 को हुई थी। और वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैच। थॉमस बैच वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विलाचेरी क्ले टॉयज हैज बीन अप्लाइड फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर क्ले टॉयज टू विच स्टेट दीज विलाचेरी क्ले टॉयज बिलोंग। मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग के लिए विलाचेरी क्ले खिलौने का आवेदन किया गया है। ये विलाचेरी क्ले खिलौना किस राज्य से संबंधित है? तो विलाचेरी क्ले खिलौने तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। GI टैग पाने वाला भारत का पहला प्रोडक्ट दार्जिलिंग टी था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। दार्जिलिंग टी पहला ऐसा प्रोडक्ट है भारत का जिसको GI टैग मिला। तो यहाँ पे दिख रहा है तमिलनाडु का, तो हम लोग देख लेते हैं स्लाइड में तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। तो तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं ग्रास हिल्स नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, करियन सोला नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एशियन गेम्स इक्वेस्ट्रियन गोल्ड मेडलिस्ट गुलाम मोहम्मद खान has died age 74 after contracting COVID-19. To which sport he was related? एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता गुलाम मोहम्मद खान का COVID-19 के कारण 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? तो गुलाम मोहम्मद खान जी राइडिंग खेल से संबंधित थे, हॉर्स राइडिंग खेल से संबंधित थे, घुड़सवारी खेल से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। गुलाम मोहम्मद खान जी ने जो न्यू दिल्ली में 1982 में एशियन गेम्स हुए थे, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और सिल्वर मेडल भी जीता था। और इसके अलावा 1986 में जो एशियन गेम्स हुए थे सियोल में, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में 1986 में जो एशियन गेम्स हुए थे, वहां पर भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रसिया अग्रीड टू एस्टेब्लिश a 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग विद विच कंट्री रिसेंटली। रूस हाल ही में किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमत हुआ है? तो इंडिया के साथ रूस सहमत हुआ है 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग स्थापित करने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इंडिया और रसिया के बीच अब 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग होगा, जिसमें दोनों देशों के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर
पार्टिसिपेट करेंगे। 2+2 मतलब 2 मिनिस्टर इंडिया से और 2 मिनिस्टर रसिया से। 2 मिनिस्टर इंडिया से कौन होंगे? फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर। ऐसे ही 2 मिनिस्टर रसिया से, फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, इसका उद्देश्य है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का टारगेट क्या है, गोल क्या है? टू गिव फर्दर मोमेंटम टू बाइलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत और रसिया के बीच जो बाइलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और अधिक गति देने के लिए 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, in the wake of international travel restriction to India, the Boxing Federation of India, in consultation with Asian Boxing Confederation, had decided to shift the upcoming 2021 edition of ASBC Asian Elite Men and Women Boxing Championships. Where will this competition be held now? भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के मद्देनजर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ के परामर्श से ASBC एशियाई एलाइट पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के आगामी 2021 संस्करण को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। अब यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की जाएगी? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन अब दुबई में होना था। पहले इसका आयोजन भारत में किया जाना था, लेकिन भारत में कोविड-19 की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, अतः इस प्रतियोगिता को शिफ्ट कर दिया गया है दुबई में। तो यहाँ पर जिक्र आया है इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन का। तो इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन को ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन भी कहा जाता है और इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन को अभी फिलहाल इंटरनेशनल एमेटियर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने सस्पेंड कर रखा है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उमर क्रेमलेव हैं और अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के करेंटली प्रेसिडेंट हैं। वर्तमान में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं अजय सिंह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हु विल बी गोइंग टू यूनाइटेड किंगडम टू पार्टिसिपेट इन द G7 फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिया? तो G7 की अभी यूके में फॉरेन मिनिस्टर की एक सेशन होने वाला है, एक बैठक होने वाली है और इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो अदर ऑप्शन में है नाम हर्षवर्धन श्रृंगला, ये भारत के वर्तमान में फॉरेन सेक्रेटरी हैं। ठीक है, विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। वी मुरलीधरन, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फॉरेन मिनिस्ट्री। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं और एस जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो G7 की जो बैठक होने वाली है, G7 के जितने भी कंट्रीज हैं वहां के विदेश मंत्रियों की यूके में एक बैठक होने वाली है और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, G7 क्या है? G7 7 कंट्रीज का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। अब ध्यान रखिएगा, इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको इनवाइट किया गया है यूके में जो विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है और G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, which banking organization has recently joined the central banks and supervisors network for greening the financial system as a member? किस बैंकिंग संगठन ने हाल ही में सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में एक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो RBI बैंक शामिल हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। NGFS का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, NGFS क्या है? नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। और इसमें ऐसे बैंक्स इसके मेंबर बनते हैं जो कि क्लाइमेट के लिए और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं। क्लाइमेट की कंडीशन और एनवायरनमेंट की कंडीशन के लिए जो कॉन्शियस हैं, ऐसे बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, which state of India has set target to provide water to its every household by August 2022 under जल जीवन मिशन? भारत के किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत अगस्त 2022 तक अपने हर घर को पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? तो हिमाचल प्रदेश ने ये लक्ष्य रखा है। तो हिमाचल प्रदेश ऑप्शन डी में है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि वह अगस्त 2022 तक अपने राज्य के हर घर तक पानी मुहैया करा देगा। ठीक है,
जल जीवन मिशन एक भारत के केंद्रीय सरकार का एक मिशन है, ठीक है। पैन इंडिया लेवल पर यह मिशन चल रहा है। इस मिशन के तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि पूरे भारत के हर स्टेट 2024 तक अपने राज्य के हर घर तक पानी पहुंचा देंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने यह घोषणा करी है कि वह टारगेट के 2 साल पहले ही यानी अगस्त 2022 तक ही अपने राज्य के हर घर तक पानी पहुंचा देगा, ठीक है। तो भारत में केंद्रीय सरकार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। ग्रेड कहीं से गलती से लिख गया है, इसको हटा दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पे स्लाइड में ग्रेड लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी एग्जाम आप दोगे कंपटीशन के, सब में नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हम देख लेते हैं। तो हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा, इंद्र किला, सिंबल बारा, ये हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क को हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। 12 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया आज की क्लास में। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विच इंडियन कंपनी विल एयरलिफ्ट 60 क्रायोजेनिक टैंकर्स फ्रॉम ओवरसीज एंड विल बिल्ड 400 ऑक्सीजन प्लांट्स? कौन सी भारतीय कंपनी विदेशों से 60 क्रायोजेनिक टैंकरों को एयरलिफ्ट करेगी और 400 ऑक्सीजन प्लांट बनाएगी? तो आपको कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट्स का चाहिए आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके एंड करंट अफेयर्स बाय ब्रिजेश कुमार वर्मा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।